राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 16 फरवरी को हिंदी का है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बस लाइक कर देना है और अंत तक देखना है। हिंदी में आप 100 में 100 की तैयारी इस वीडियो से कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है। बोर्ड पेपर में ये 100% जितने भी इसमें टॉपिक्स लाए हैं पूछे जाएंगे 100%। आप देखिए वीडियो को बस अंत तक देखना है। अगर अच्छे से तैयारी कर लेना है हिंदी की तो आप, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी में तो इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले नंबर तो मैं बात करूं टॉप 10 गद और पद से मिलकर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाए हैं, यानी कि 10 बहुविकल्पी 10 नंबर क्लियर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए आपको यहां पे 10 नंबर का यहां पे गद्यांश बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और गद्यांश लिखने का बेस्ट तरीका भी बताएंगे। इसके बाद देखिए यहां से, इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का जो पद्यांश आता है काफी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जीवन परिचय कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में एकदम छाप देना है जीवन परिचय। ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको तैयारी के साथ सब कुछ लाए हैं। ग्रामर से जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां सब कुछ इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक से क्लियर करा देंगे। 100 में 100 तैयारी। मात्र ये वीडियो अगर अच्छे से आपने रीड कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो समझिए कि आप हिंदी में टॉप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। इंग्लिश की भी जबरदस्त तैयारी कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब सब्जेक्ट का बेस्ट तैयारी होगा। तो अंत तक बस देखते रहिए। आपको मैं एक और मोटिवेशन सॉन्ग सुनाता हूं, आपको मैं एक मोटिवेशन थॉट सुनाता हूं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो आपके पास जो समय है बहुत प्रीसियस है, आप लोग इसका अच्छे से उपयोग कीजिए। बोर्ड एग्जाम काफी पास में है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी में लगे रहिए। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिया गया है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला कि चंद छंद वर्णन की महिमा। अब इसमें देखिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, ज्यादा मतलब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि समय बचाना है और अच्छी से तैयारी भी करना है। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा। ये पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे सेकेंड नंबर कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक कौन है, तो आप सभी को मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी प्रदीप के संपादक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड नंबर कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो तीसरे नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। सभी बच्चे को मालूम है कि संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। और 10 क्वेश्चंस में से आपने कहीं कितने क्वेश्चन सही किया है, कितने गलती किया है, लास्ट में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर तक तो हो गया। पांचवा देखिए, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, यानी तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे चलेंगे 6 नंबर, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हमारे अज्ञेय जी हैं। सभी बच्चे को मालूम है क्योंकि तैयारी तो कर ही लिए होंगे कंप्लीट, बस रिवीजन मारना है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करके मेहनत से बनाया गया है। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप पीडीएफ भी दे देते हैं तो क्यों टेंशन लेते रहे। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी के जो हमारे रचयिता हैं वो कौन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सूरदास जी हैं। क्या है, सूरदास साहित्य लहरी के रचयिता। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हरिऔध जी की कृत्य नहीं है। इन चारों में से पहले पढ़ना होगा ऑप्शन कि चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्रधारा, वैदेही वनवास। तो हरिऔध जी की कृति नहीं है अगर बात करेगा तो इसमें चित्रधारा जो है ये उनकी कृति नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन,
नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? नौका विहार जो है कविता है और यह किस कृति से अवतरित की गई है? तो गुंजन से। सभी बच्चे को मालूम है कि गुंजन से नौका विहार कविता को कृत के द्वारा अवतरित किया गया था। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि दूसरा सप्तक की कवि कौन है? दूसरा सप्तक की कवि किसे माना जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी को माना जाता है दूसरा सप्तक की कवि। ठीक है ना। इस वीडियो में देखिए 10 क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, गद और पद दोनों मिलके। तो आपने 10 में से कितने सही किए हैं? क्योंकि आपने तैयारी तो कर रखी होगी, तो 10 में से 10 किए हैं सही या 10 में से 8 किए हैं, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से गद्यांश लेकर आ चुके हैं। सभी बच्चे इस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है, लिखा है इसमें, ये 10 नंबर का पेपर में आता है, 10 नंबर क्लियर समझकर ही जाना इसमें। ठीक है, पहला है इसमें कि रविंद्रनाथ ने इस भारतीय को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गर्णधोआ आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। ठीक है, जिसे हम हिंदू नीति रीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जैसे ही आपने इस गद्यांश को पढ़ा, आपको एक ट्रिक मिल गया होगा कि ये जो है गद्यांश किस पाठ से आया है। अगर आप इस पहचान नहीं पाते हैं कि किस पाठ से आया, तो आपका 2 नंबर पक्का छूट जाएगा। तो ट्रिक समझिए कि किस पाठ से आया है, समझने आना चाहिए, तभी जाकर के आप 2 नंबर क्लियर करेंगे पहला ही क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इसमें जो है अशोक के फूल, देखिए अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है ना, उसी चैप्टर से आया हुआ है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस चैप्टर को लिखे हैं, तभी जाकर के आपका 2 नंबर बनेगा। क्वेश्चन इसमें देखिए किस तरीके से पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। यानी कि आपको मैंने बता दिया ना, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा है, 2 नंबर क्लियर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जो 2 लाइन को अंडरलाइन किया, इसका अंश की व्याख्या करना है। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। इसके बाद भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा। इसके बाद आर्य शक हुड़ कहाँ आए। चलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको गद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम में बैठे हैं ना, तो गद्यांश हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले संकेत जरूर डालिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 गद्यांश आते हैं। किसी भी प्रश्न में पद्यांश हो या गद्यांश 2 आएंगे, एक अथवा में एक मेन के रूप में। तो आपने दोनों में से कौन सा किया है, ये एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए, इसलिए गद्यांश को यहाँ पे संकेत के रूप में डालेंगे। जैसे रविंद्रनाथ ने इस, देखिए रविंद्रनाथ ने इस, अब बीच में डॉट डॉट कर सकते हैं ना इस तरीके से, और लास्ट में अद्भुत मिश्रण है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा इस गद्यांश को सॉल्व किया है, तो उसको जांचने में सुविधा रहेगा। ठीक है, तो नंबर भी नहीं काटेगा आपका, एक भी गलती रहेगा तो भी। आगे देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा गया है ना, तो देखिए इसमें कैसे दो उत्तर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन का 2 तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों में जो आसान लगे वो करिएगा। पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। इस तरीके से भी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका 2 नंबर मिल सकता है, यानी मिल जाएगा क्लियर, इसमें सकने की बात नहीं है। आगे देखिए इस चाहे तो इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं अथवा के रूप में, जैसे पाठ का नाम अशोक के फूल हो जाएगा, और लेखक इसके कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये 2 नंबर फिर हो गया। तो चाहे तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं या चाहे तो इस तरीके से, अगर मेरी कहना माने तो इसी तरीके से लिखिएगा, सिंपल तरीके से 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसी 2 लाइन का अंडरलाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा और ऐसे ही पेपर में छाप कर आना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग लगा लेंगे आप लोग अच्छे से। अब लिखेंगे इसमें कि हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता, यानी मालूम होता है कि यहाँ आदिकाल से, यानी बहुत पुराने समय से ही अनेक विदेशी जातियां आई हैं। कहाँ, हमारे भारत देश में। उनमें से आर्य मतलब पहले जमाने के लोग थे, शक भी थे, हूड़ आदि, ये सभी जातियां हैं। अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की।
भारत पर पहले से आकर के आक्रमण किए और विजय प्राप्त करके अपना अधिकार जमा लिए और यहाँ की विशाल, विशाल मतलब बड़ा होता है, विशाल भू मतलब जमीन भागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना भी कर दिया, अपना नामकरण करा लिया। अब देखिए इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए, मतलब कुछ लोग आए लेकिन यहीं रह गए, गए नहीं यहाँ से, और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यानी विवाह शादी करने के बाद यहाँ की उस हिंदू संस्कृति में भी कुछ लोग भाग लेकर यहीं पर रह गए। आगे देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे और समझना है इसमें। हाँ देखिए, इसमें एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, समझते चलिए। श्रेष्ठ था जो उसे ग्रहण कर लिया, जो मतलब सबसे उसमें से बलवान था, श्रेष्ठ था, उसने ग्रहण करके यहीं पर रहने लगा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वह यहाँ की श्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जातियां थी। ठीक है ना, आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। तो ये हो जाएगी इस रेखांकित अंश की व्याख्या। इतने का भाव थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको साफ साफ अच्छे से स्पेस देकर लिखना है ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे। इसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ किसको कहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखना है कैसे कि रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, क्योंकि यहाँ की प्रगति मतलब देश को आगे बढ़ना ही प्रगति कहते हैं, एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, इसीलिए रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। समझ में आया ना। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। भारतवर्ष के निर्माण करने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, तो आपने गद्यांश में पढ़ा ही है कि भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों मतलब केवल आर्यों लोगों का ही नहीं, वरन आर्यों के उपरांत मतलब उसके आगे उसके पहले भी आने वाले शक जैसे हो गए, हुण हो गए तथा नग हो गए, यक्ष एवं गर्णधो, असुर आदि जितने भी पहले जातियां थी वे सभी अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है मतलब हमारे देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आगे समझिए, लास्ट क्वेश्चन है कि आर्य शक हुण कहाँ आए, मतलब आर्य शक हुण जो थे ये सब कहाँ आए, तो यहाँ पे इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है कि आर्य शक एवं हुण आदि विदेशी जातियों के लोग थे जो समय समय पर भारतवर्ष आए थे, भारत में आए थे। इस तरीके से लिख देंगे तो आपका 10 नंबर क्लियर। अच्छे से समझ लीजिए, पद्यांश भी होने जा रहा है अब इसके बाद, तो ऐसा ही आएगा तो आप इसी तरीके से अच्छे से लिखिएगा, डिफाइन करके स्पेस दे करके। अगला जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश। देखिए लिखा है ना 10 नंबर पक्का, यानी कि ये पेपर में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक जिले की बात करूं तो एक जिले में 7 पेपर के कोड मतलब 7 कोड के पेपर आते हैं, तो आप चाहेंगे तो देखेंगे तो आप में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कैसे लिखना है समझिए, पहले नंबर तो इसको पढ़ेंगे। लिखा है ये पद्यांश है कि लज्जाशिला पथिक, लिखा है ना लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। इसके बाद है जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। जैसे ही आपने इस पद्यांश को पढ़ा आपको एक आइडिया मिला होगा कि हाँ ये किस चैप्टर से ये पद्यांश दिया है और इस पाठ के लेखक कौन है, तो अब जाके आपके 2 नंबर क्लियर। आपको गद्यांश पेपर में मिलेगा ना तो पहले अच्छे से पढ़िएगा, तब समझिएगा कि हाँ किस पाठ से उस पाठ के लेखक कौन है, तो 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये जो वाला पद्यांश आप पढ़ रहे हैं ये पवन दूतिका से है, किस चैप्टर से, पवन दूतिका से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी के द्वारा ये गद्यांश लिखा गया है, सॉरी पद्यांश। अब चलिए वो पाठ लिखा गया था, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक, कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा पवन दूतिका से राहों में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। अब इसके बाद है राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने के लिए कहा गया है। इसके बाद कृषक ललना शब्द में कौन सा समास छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बेस्ट तरीका है आपको पद्यांश बताने का, चलिए देखिए
देखिए बेस्ट तरीका पद्यांश हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर संकेत डालेंगे, जिससे कि मैंने गद्यांश में बताया है वही सेम फॉलो इसमें भी करेंगे। संकेत डालेंगे लज्जा पथिक डॉट डॉट लास्ट में तप्त भूतंगा को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दो प्रश्न, पहला प्रश्न का दो तरीके से चाहे तो उत्तर लिख सकते हैं। पहला नंबर पद्यांश के शीर्षक और यहाँ पे कवि का नाम लिख सकते हैं या संदर्भ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों तरीके में बताऊंगा। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत हैं। इस तरीके से भी चाहे तो लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, या अथवा मैं इसका उत्तर में बताता हूं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो आसान लगे वही लिखिएगा, ठीक है। पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम पवन दूतिका हो जाएगा, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इस तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो आपको कैसा कौन सा आसान लग रहा है? हमको देखने में तो यही लग रहा है। पाठ का नाम लिखिए, शीर्षक का नाम, कवि का नाम, बस हो गया काम, 2 नंबर, ठीक है। आगे चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो ये जो है होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। ये 3 लाइन्स हैं। इन तीनों लाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे ही पेपर में लिखना है। अगर अच्छा नंबर लाना है तो ये जो मैं बता रहा हूँ आइडिया इसी तरीके से लिखेंगे तो आप 90% तक अचीव कर सकते हैं नंबर, हिंदी हो या इंग्लिश कोई भी चीज हो। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई दे यानी दिखाई पड़े तो इसे इतने वेग से न बहना, ये मतलब कि इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं, और देखिए और उसका शरीर उघड़ जाए। देखिए इसके बाद यहाँ पे यदि वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसे सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। तो ये जो है ना, ये 2 लाइन यानी 3 लाइन का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या इतना ही लिखना है कि होने देना विकृति वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इतने रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। क्लियर है ना? तो आपका क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए क्या लिखा है कि राधा पवन दूतिका से राहों में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे समझिए। देखिए राधा लिखा है ना कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। परोपकार मतलब होता है किसी के ऊपर दया करना, किसी के बिगड़े हुए काम को बना देना, तो ये परोपकार की बात कहती है। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे 4 नंबर का कि राधा ने पवन दूतिका यानी पवन दूतिका को पंक्ति कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहती है। कि देखिए राधा कहती है कि पवन दूतिका को पंक्ति कृषक आप स्त्री के ऊपर, मेघ मतलब होता है बादल छा जाइए जिससे कि उसको छाया मिले, धूप से राहत मिले। आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास छिपा है। कृषक ललना शब्द में समास पूछा है। तो कृषक ललना जो ये शब्द है इसमें तत्पुरुष समास छिपा है। तत्पुरुष यहाँ पे समास उत्पन्न होगा तो ये हो जाएगा पद्यांश। काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़कर जाएंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। और बनाकर भी अगर लिखते हैं, कोई प्रश्न याद नहीं है तो एक भी प्रश्न पेपर में छोड़ के नहीं आना है आपको, जरूर कुछ ना कुछ बना के भी लिखना है उसी टॉपिक से संबंधित। अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो किए हैं तो आप वही लिखिए जो सही आंसर है। आगे चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। देखिएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम में हर
हर साल 100% पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन इस वीडियो में आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़कर जाइएगा, 100% पेपर में आएंगे। और कैसे लिखना है पेपर में अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो 16 तारीख को आप छाप कर ही आएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे जीवन परिचय किसी का भी लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले टॉप में उनका नाम लिखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हेडिंग होगा जीवन परिचय का, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि देखिए ध्यान से कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म यानी कि जन्म जो है सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। अब ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज पर किसी भी टॉपिक पे आप जो जीवन परिचय लिख रहे हैं किसी के भी, तो उसका जो जन्म सन है उस जन्म सन को ब्लैक पेन से लिखना है पेपर में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद होगा कि पिता का नाम, उनके जो पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, तो इसको भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। और उनके माता का नाम ज्योतिमती था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर में लिखते समय उनका जन्म सन, इसके बाद उनकी माता और पिता का नाम जो है ब्लैक पेन से लिखना है। आगे देखिए, द्विवेदी जी सरयू पानी ब्राह्मण थे। अब उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ था, जो उनका नाम था बचपन में लोग पुकारते थे वैद्यनाथ के नाम से पुकारते थे, तो इसको भी चाहें तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, वैद्यनाथ द्विवेदी था। अब देखिए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखना है, जीवन परिचय टू द पॉइंट लिखना है। मेन जो चीजें यूपी बोर्ड ने जारी किया है जीवन परिचय में कि जन्म, उनके माता पिता और उनकी भाषा, रचनाएं और मृत्यु सन, यही जो मेन चीज होता है इसको लिखना जरूर है। अगर ये छोड़ देते हैं और कुछ भी लिखते हैं बढ़ा करके तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय, आपने जीवन परिचय तो लिख लिया तो 3 नंबर तो मिल गया, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना है तो भी 2 नंबर इस पर मिलेगा, तो 5 नंबर तो आप जाके क्लियर होगा। साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसके अंदर आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय का मतलब जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। अब तथा देखिए इसके बाद सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने जीवन में काम किए हैं, जैसे कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके बाद इनके जीवन परिचय में थोड़ा सा और लिखना है, तभी जाकर के पूरा फुल नंबर अचीव कर पाएंगे। देखिए जैसे कि कृतियां लिखेंगे, उनकी आलोचनात्मक कृतियां कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं उनके जीवन से रिलेटेड, तो उनको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सुर साहित्य उन्हीं की कृतियां हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का भूमिका उन्हीं की कृतियां हैं। अब देखिए इसके बाद जितने भी मैं कृतियां बता रहा हूँ ये लिखना जरूरी है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद उन्हीं की कृति है। इसके बाद कबीर उन्हीं का है, और ये नाथ संप्रदाय उन्हीं की कृति। यानी चाहेंगे अगर एग्जाम में तो 2 कृति भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही लिखेंगे, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद देखिए निबंध संग्रह उन्हीं का है, जैसे कल्पलता उनका है, अशोक के फूल उन्हीं का निबंध संग्रह है, कुटज, और इसके बाद विचार और विनक, इसके बाद विचार प्रवाह। तो इतना लिख देंगे आपका क्लियर काम हो जाएगा। अब उपन्यास जो है इसको भी लिख सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहते हैं लिखना तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको मेन चीज जो है बताया जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये दोनों चीज आपको लिखना जरूरी है। उपन्यास में लिख सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामा दास का पोथा, पुनर्नवा हो सकता है, इसके बाद चारूचंद लेख। तो ये लिखना उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना इसको। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ये जो आएगा ना आपकी 5 की ख नंबर पे कवि का जीवन परिचय आता है। मान लीजिए कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख पे कवि का जीवन परिचय लिखना है और तीसरे नंबर ऑप्शन पे उस कवि का है जिसका आप लिखना चाहते हैं, तो ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख और 3 ऐसे डालेंगे। और किसके बारे में इस मतलब कवि के बारे में बताया हूं, तो आप देख ही रहे हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी ये कवित्री हैं और इनका जीवन परिचय हर एक पेपर में देखने को मिलेगा लिखने के लिए। तो इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे देखिए। अब एक चीज यहाँ पे मैं जानबूझकर छोड़ा हूं ताकि आपको उस समय याद मुझे आए और समझा सकूं।
यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तो डाल दिए हैं, लेकिन किसके बारे में ये जीवन परिचय लिखे हैं टॉप में नहीं लिखा हूं। देखिए ऊपर दिख रहा है, नहीं लिखा हूं ताकि आपको समझाऊं उस समय। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा लिखिएगा ऊपर, तब जाकर के नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। जीवन परिचय हो जाएगा ना कि महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद के एक शिक्षित काश्य परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। तो ये देखिए सन जो है जन्म स्थान, जन्म सन और जन्म स्थान इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद, इनके पिताजी का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा, और भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ये क्या थे, प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता हेमरानी परमा, देखिए परमा विदुषी, धार्मिक महिला एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। इतना चीजें इनके बारे में लिखेंगे। और देखिए महादेवी वर्मा पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः मतलब लास्ट में वे एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। आप देखिए चाहेंगे तो इसमें से आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो याद है तो लिख देंगे। आप देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुआ। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग जो इलाहाबाद में, उसी का नाम चेंज हुआ है, प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य हो गई। अब देखिए इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही, मतलब 9 वर्ष की उम्र में ही हो गई। अब देखिए इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें कौन सा, तो देखिए शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो चाहे तो इतना लिख सकते हैं, या टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनका जन्म सन, इनके माता पिता और अपने जीवन में क्या क्या थोड़ा सा मतलब बड़े काम किए उसको लिख सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, अगर ज्यादा बनाकर लिखते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। लेकिन अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो ये मृत्यु का जो सन है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने सारे जीवन परिचय में बता दिया है, ठीक है। साहित्यिक सेवाएं, इनकी साहित्यिक सेवाएं जो है इसको भी लिखना है कि श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना के प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त मतलब काव्य के ठीक इसके बाद भी इनकी बहुत सी गद्य रचनाएं हैं। चांद पत्रिका का संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति सजग कर दिया है। तो आपको मालूम हो गया कितना इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है नारी के उपयोग में। इसके बाद देखिए प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर कटने का चांस बन जाएगा। इसमें साहित्यिक परिचय नहीं है लेकिन साहित्यिक सेवाएं हैं, तो जरूरी है कि इसमें प्रमुख रचनाएं लिखना अनिवार्य है। जैसे कि निहार हो जाएगा, इनकी रश्मि हो जाएगा, निर्जा लिख सकते हैं। अब इसमें चाहेंगे तो आप 2-3 थे ही रचनाएं लिखकर छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, पूरा 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के रूप में 2-4 थे देना जरूरी है। लेकिन जैसे निर्जा हो जाएगा, शांत गीत हो जाएगा, दीप्त शिखा हो जाएगा, यमा हो जाएगा, तो उन्हीं की है, किसकी, महादेवी वर्मा जी की। साहित्य में स्थान लिखिएगा कि इनका जो साहित्य में स्थान था किस ओर था। देखिए निष्कर्ष रूप में है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं, मतलब बहुत ही मजबूत हैं। तो आपको मालूम हो गया, इतने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन अच्छे से स्पेस देकर के साफ अच्छे से लिखेंगे तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दिख रहा है ना ये किस टॉपिक पे है, तो ये कथा भारती से जो आता है, कथा भारती क्वेश्चन नंबर 6 पर आएगा। आपको पूछेगा कि पंच लाइट पर बताइए इसका सारांश लिखिए या बहादुर पर लिखिए। इस पर एकदम फिक्स है कि दोनों में से एक आएगा। तो इस वीडियो में मैं पंच लाइट पर बता देता हूं, अच्छे से पढ़कर जाइए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार अच्छे समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा एग्जाम में मतलब अच्छे से लिख कर आएंगे। चलिए पहले देखिए पंचलाइट के बारे में कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ये जो पंचलाइट है ये रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है आपको। अब देखिए महता टोली, एक गांव की टोली है जिस टोली में अशिक्षित लोग हैं, वहां के लोग मतलब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वही कहा जा रहा है इसमें।
उन्होंने रामनवमी जो लगता है ना, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जो लालटेन की तरह ही होता है, पहले के जमाने में यूज किया जाता था, अब उसी को पेट्रोमैक्स कहते थे। पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं, ठीक है ना। पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग समान की चीजें समझते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं पेट्रोमैक्स की कीमत नहीं समझते थे, वो समझते थे नॉर्मल कोई चीज है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये क्या चीज और किस काम में आता है। अब देखिए, पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए, सरदार जो थे उस गांव के, अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध यानी कि आयोजन कर लें। सभी उत्साहित हैं कि परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और कहानी है इसमें। इसके बाद देखिए, अब वहां के लोग सीधे साधे लोग थे, जो वहां के लोग थे सीधे साधे लोग थे, पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नामक का एक युवक है, उसी टोली में एक गोधन नामक का युवक था, ठीक है ना। युवक की मुनरी, अब देखिए, युवक की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था, यानी कि वहां के जो पंच थे उस अपने जाति से बाहर कर दिया था। अब देखिए, मुनरी को पता है कि गोधन जो है पंचलाइट जला सकता है, और वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है कि गोधन जो है इस पंचलाइट को जला सकता है। अब पंचलाइट गोधन को दोबारा जाति में सॉरी देखिए, पंच जो है पंचलाइट नहीं, पंच वहां के पंच जो है, पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेते हैं। और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है, और पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कहते हैं देखिए, याद रखिएगा, तुम्हारा साथ, यहाँ पे देखिए, तुम्हारा साथ खून माफ और खूब गाओ सलीम का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में जो कथा कही गई है, ये सजीव चित्रण किया गया है। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, या थोड़ा सा अगर कम भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कहानी है पूरा लिखना पड़ेगा, तभी जाके 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद आगे, हम आपको इसके बाद है अगला टॉपिक, आप देख ही रहे हैं खंड ख से, जो कि ये 7 नंबर का पेपर में आता है। और कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा रहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं संस्कृत का गद्यांश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर ही जाना। कैसे लिखना है ये भी चीज इस वीडियो में क्लियर होगा। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि युवक मालवीय स्वकीयन, देखिए, प्रभावपूर्ण भाषेन जनानम मानसित। अब लिखा है इसके बाद, अमोहयत अतः अस्य सुहृदय तयम प्राणी वा कप दवसी। इसके बाद है प्रापय देशस्य श्रेष्ठतरम शिवम कृतत। इसके बाद लिखा है प्रेरितवंतनम। इसके बाद तदुना सारम अयम विविध परीक्षणामूर्त्यम प्रयागस्थे उच्च न्यायालय। इसके बाद लिखा है प्राणी व कर्कम। इसके बाद कुर्त माँ भारत। इसके बाद विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरा लापेन। इसके बाद है उदाहरण व हरणेन चयम शीघ्रमेव मित्रासम न्यायाधीशम च समान भजनम भवत। जैसे इस आपने संस्कृत के गद्यांश को पढ़ा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर से ये दिया है। जैसे ही मालूम चलेगा, हाँ देखिए, चैप्टर का नाम मालूम करना होगा तो उस गद्यांश में चैप्टर का नाम जरूर एक अंश छोटा सा मिलेगा, जिससे मालूम चल जाएगा कि हाँ इसी चैप्टर का ये गद्यांश है। जैसे कि देखिए, युवक मालवीय, तो आपने जैसे ही इसमें मालवीय पढ़ा ना तो आपको मालूम चल गया कि महामना मालवीय जो चैप्टर है उसी से दिया है। तो आपको ये मालूम जब चल जाएगा तो संदर्भ आसानी से लिख लेंगे इस गद्यांश का, और तब जाके इस संस्कृत का पूरे हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 7 नंबर क्लियर होगा। चलिए इसको कैसे लिखना है चीजें समझते चलिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका संदर्भ मैं बताता हूँ। इससे पहले आपको संकेत पेपर में जरूर डालना है, किसी भी हिंदी का आप दे रहे हैं या संस्कृत का गद्यांश लिख रहे हैं तो संकेत जरूर डालिएगा कि युवक मालवीय, बीच में डॉट डॉट, लास्ट में समान भजन भवत,
डाल लेंगे ना। अब इसके बाद इसका संदर्भ लिखेंगे, किस चैप्टर से है तो आपको मालूम चल ही गया है। लिखेंगे संदर्भ हेडिंग कि यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से, किस भाग से, संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि ली गई है। तो ये संदर्भ लिख लेंगे तो 2 नंबर इस पर मिलेगा। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, इसी संस्कृत गद्यांश को अनुवाद कर देंगे हिंदी में तो 5 नंबर। कितने हुए टोटल, 7 2 यानी कि 5 2 7 हो गए। अब देखिए इसको पहले पढ़ के अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं कि वह कह मालवीय स्वीकियन प्रभावपूर्णम भाष्येन जनानम मानसी अमोहयत। अब इस लाइन के पहले हिंदी में अर्थ अनुवाद करेंगे तो देखिए इसमें इसका अनुवाद करते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं इसका अनुवाद हेडिंग कि युवक मालवीय अपने भावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेता है, यानी कि मोह लेते थे, ठीक है ना। इसके बाद अतः अस्य सहृदय प्राणी वा कप दवि प्राप्य देश श्रेष्ठतरम सेवाम कृत। इसमें कह रहा है कि इसलिए इनके कह सकते हैं, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ तक प्रेरित हो गया ना। तदंतुसारम अयम विविध परीक्षणामूर्ति प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राणी व कर्म कृतम भारम। इसके बाद कह रहा है इसमें कि उसी के अनुसार इन्होंने उसी के अनुसार इन्होंने कानून की शिक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी, यानी वकालत का काम शुरू कर दी। इसके बाद कानून के उत्कृष्ट ज्ञान मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के समान पत्र बन गए, ठीक है ना, समान पत्र बन गए, ठीक है। इतने जो है संस्कृत के गद्यांश को हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम 7 नंबर। तो ये वाला गद्यांश को थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाना, जो ये मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे पद्यांश जो श्लोक के रूप में दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक देख रहे हैं, ये जो है आपका 8 का ख नंबर में आएगा। प्रश्न लिखा रहेगा कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये छोटा सा श्लोक होता है लेकिन 7 नंबर का आता है, यही सबसे सिंपल है। देखिए क्या लिखा है श्लोक में, इंपॉर्टेंट है कि भाषासु मुख्या मधुर दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो इसको जैसे अपने पढ़ा आपको मालूम चल गया कि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है संस्कृत के पद्यांश का उसी से दिया है। तो इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, इसी चीज को हिंदी में अनुवाद भी कर देंगे। चलिए इसको कैसे लिखना है, संकेत तो डाल ही लेंगे, आपको सब चीज बता दिया गया है पहले से। अब संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत हैं, यानी कि अवतरित भी कह सकते हैं। तो संदर्भ इतना क्लियर हो जाएगा कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित हैं। अब इसी चीज का जो भाषासु मुख्या मधुरम दिव्यम गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तो इसका अब हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए देखिए हेडिंग डालेंगे, अनुवाद लिखेंगे कि भाषाओं में जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, इससे मधुर इसके सुंदर वचन है। तो इतना इस ये जो है संस्कृत का श्लोक कह रहा है, तो इसका हिंदी में अनुवाद मैंने कर दिया, 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में आपको अच्छे से लिख कर आना है, ठीक है। तो क्लियर। इसके बाद अब चलेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक है, देखिए इसमें हम आपको रस से क्वेश्चन बता देते हैं जो पेपर में 100% पूछा जाएगा, जिससे कि वीर रस, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। पेपर में ये फिक्स है 2 नंबर का वीर रस। इसका परिभाषा पहले लिखेंगे, इसके बाद इसका मतलब उदाहरण भी देना है, तब जाके 1-1 नंबर दोनों पे मिलता है, परिभाषा प्लस उदाहरण 2 नंबर। देखिए वीर रस, युद्ध धर्म दया, क्या क्या है इसमें, युद्ध धर्म दया और दान। अतः इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों से वीर रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम वीर रस कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण भी लिखना बहुत जरूरी होता है, बिना उदाहरण के नंबर नहीं मिलेंगे 2 नंबर।
तो उदाहरण हेडिंग डालेंगे कि साजी चतुरंग सैन अंग में, देखिए उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चल है। आभूषण देखिए भजन भनत भूषण भनत नाद विहद नागरन के नदी नद मद गायबरन के रतन है रलत। तो ये जो है एग्जाम्पल इसी का है वीर रस का। ऐसे नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो वीर रस का पहले परिभाषा, इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो अब जाके क्लियर होगा 2 नंबर। इसके बाद देखिए अलंकार से क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है अलंकार से। देखिए इसमें यमक अलंकार के बताते हैं, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। 100% पूछेगा कि यमक अलंकार का परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखिए। तो यमक अलंकार का पहले आप लोग परिभाषा लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, जब एक ही शब्द कह रहा है कि जब एक ही शब्द 2 से अधिक बार आता है, एक ही शब्द हो और एक बार से नहीं 2 बार से अधिक आता है, जिसका अर्थ विभिन्न प्रयुक्त होता है, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है इसमें। और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, अब देखिए नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो ऐसा ही एग्जाम्पल दे देना है, 2 लाइन का हो जाएगा यमक अलंकार कंप्लीट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, और ये 2-2 नंबर के आते हैं, 6 नंबर फिक्स है। रस छंद और अलंकार, जो इसमें रस छंद, इसके बाद अलंकार, तीनों से मिलके। अब यहाँ पे देखिए छंद में देखिए जैसे कि चौपाई बता देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़कर जाना। चौपाई में देखिए चौपाई सम मात्रिक छंद है, पेपर में पूछता है इन तीनों में से अथवा में भी, तो जो आपको याद रहेगा लिख सकते हैं। तो चौपाई लिख सकते हैं, चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अंत में मतलब जगणन, देखिए जगन मतलब जो ये मात्राएं हैं, अथवा तगड़ बोलते हैं इसको, इस तरीके का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये अगर तरीका अपनाते हैं तो ये गलती है। देखिए इसका उदाहरण भी लिखना होगा इसमें। देखिए उदाहरण लिखेंगे, बंद गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसमें देखिए मात्राएं आप गिनिएगा। बंद में 2 मात्राएं हैं, ब अंक मात्रा है तो बम, इस तरीके से एस टाइप बनाते हैं। 2 मात्राएं रहे तो द है सिंगल, तो इस टाइप से एक के आकार का बनाते हैं। तो ये मात्राएं अगर आप बनाना जानते हैं तो कोई भी एग्जाम्पल लिख करके उसमें मात्राएं दर्शा सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आसानी से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्लियर हो गया रस छंद अलंकार से। तो इसके बाद अगला टॉपिक है ग्रामर से। देखिए ग्रामर से जो बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। देखिए मुहावरा एवं लोकोक्तियां, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मुहावरा एवं लोकोक्तियां को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि 5 यहाँ पे 6 मुहावरे बताऊंगा। देखिए इसमें पहला है अपना उल्लू सीधा करना, बहुत बार आप पढ़े होंगे लेकिन इसको रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो याद नहीं आएगा। तो अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का आपको पहले अर्थ लिखना है। अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, इसके बाद वाक्य प्रयोग करना है तो फिर 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर का ये टॉपिक होता है। देखिए अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आजकल के लोग अपना काम के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, इसी तरीके से लिख देंगे तो एक इसका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। पहले इसका अर्थ लिखेंगे स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है स्वावलंबी होना। और वाक्य प्रयोग करेंगे इसका कि अमन के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। तो यही है इसका वाक्य प्रयोग, ऐसे ही लिखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंधे की लाठी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि अंधे की लाठी एकमात्र सहारा इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग जैसे कि राजेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का पहले अर्थ होगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसी को बोलते हैं ईद का चांद होना। वाक्य प्रयोग देखिए कमलेश जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है ना। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि हाथ पीले करना।
हाथ पीले करना का अर्थ होता है कि विवाह करना। हाथ पीले का अर्थ होता है विवाह करना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपने दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, यानी कि शादी किए। तो हो गया ना। इसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अच्छे से थोड़ा साफ साफ स्पेस देकर लिखिएगा। अब देखिए 6 नंबर जो है, आम के आम गुठलियों के दाम। ये पेपर में पूछता है, ये लोकोक्तिया में आता है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोबारा लाभ प्राप्त करना, यानी कि दोबारा लाभ प्राप्त करना, एक ही चीज से दोबारा लाभ प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिया था। सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिया था, अब धान के भूसियों को भी बेचकर पैसा कमा रहा है। तो यही इसी को बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये था मुहावरा लोकोक्तियां, 6 क्वेश्चन बताए हैं। आगे चलेंगे, संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 16 फरवरी को आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसे ही छाप कर आना है। देखिए संधि विच्छेद बता रहे हैं, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सुधनागतम। अच्छे से पढ़कर जाइएगा, केवल संधि विच्छेद पूछता है, इस तरीके से शब्द लिखा रहेगा और इसका संधि विच्छेद ऑप्शन में आपको मिला देना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। इस संधि का नाम नहीं लिखना होता है, बस संधि विच्छेद करना होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, रमेशा लिखा है ना, तो रमेशा का संधि विच्छेद कह रहा है, तो रमा धन ईसा होता है। और लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में अ की मात्रा है जिस शब्द में, तो आपको उसका संधि विच्छेद में अ की मात्रा लास्ट में देखना है, नहीं तो एक ही जैसा शब्द रहेगा लेकिन अ की मात्रा नहीं रहेगा, वो अगर गलती से आप लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाएगा। तो रमेशा है तो रमाधन ईसा वाला पे ऑप्शन लगाइएगा सही, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो महाधन उत्सव होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए, हिमालय लिखा है ना, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय होता है, हिम धन आलय। अच्छे से एक एक चीज पर आपको ध्यान देना है, किस में हलंत है, किस में अ की मात्रा है, सभी चीजें इस पर ध्यान रखना होता है, नहीं तो ऑप्शन में सारी चीजें छोड़ छोड़ कर होता है। आप अगर गड़बड़ी से हड़बड़ी से आंसर गलती देते हैं तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, तो ध्यान से समझ कर देना है आंसर। 5 नंबर, शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो से धन अनम होता है। देखिए इसमें शयनम में हलंत लास्ट में है ना, म में, तो शयनम में हलंत है, तो इसका ऑप्शन में भी सी धन अनम होगा, किसी में हलंत नहीं होगा, तो ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए 6 नंबर, प्रेजते का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तब प्रधन एजते होता है, प्रधन एजते। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 6 संधि विच्छेद बताया हूं, और देखिएगा पेपर देकर आइएगा तो ये जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे कि हाँ आया था कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन से भी 5 क्वेश्चन बताएंगे और 100% इसी पांचों में से एकदम आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। देखिए आत्मने का बता रहा हूं, आत्मने जो है इसमें विभक्ति की बात करूं तो ये चतुर्थ विभक्ति में आता है, और वचन की बात करूं तो ये एक वचन में आता है। तो आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन पाया जाता है। इसके बाद दूसरा देखिए आत्मनि, आत्मने के बाद है आत्मनि, इसमें आत्मनि में सप्तमी विभक्ति होता है और एक वचन होता है, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है अगला आत्मना, क्या है, आत्मना, आत्मना में तृतीय विभक्ति पाया जाता है और एक वचन पाया जाता है, आत्मना, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, नामनः, देखिए इसमें है नामनः षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति है इसमें एक वचन है नामनः में, ठीक है। इसके बाद नामने, नामने ये 5वां है विभक्ति, चतुर्थी और एक वचन, 5 विभक्ति बताया हूं, विभक्ति वचन। इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपका काम 2 नंबर का क्लियर है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी में से पूछता है हर साल, पेपर उठाकर देख लीजिए 2-3 साल पहले का भी, या मतलब सीरीज से भी देख सकते हैं, कहीं से भी इसी में से आता है। आगे चलेंगे, इसके बाद शब्द युग्म, ये पेपर में आता है शब्द युग्म, ये भी 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, ठीक है। देखिए इसमें दिया है अनल अनिल, अनल है, इसके बाद अनिल, अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल का मतलब अग्नि, और अनिल का मतलब होता है वायु या हवा कह सकते हैं। तो अनल अनिल का अगर शब्द युग्म का अर्थ बोले तो इसमें जोड़ते हैं केवल और, बीच में क्या जोड़ते हैं, और जोड़ देते हैं। अनल अनिल में क्या होगा, अग्नि और वायु, इसी तरीके से ऑप्शन में रहेगा, तो आपको सही उत्तर लगाना है। इसके बाद अम्बुज अम्बुद, अम्बुज का मतलब कमल होता है, अम्बुद का मतलब बादल होता है, तो कमल और बादल लिखेंगे। ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, आपको लिखना नहीं है, बस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है और तब जाके अपने कॉपी के उत्तर में लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, अंश अंश,
देखिए दोनों का उच्चारण एक ही जैसा सेम है, लेकिन लिखावट में अंतर है और दोनों का अर्थ भी अलग है। ठीक है, अंश का मतलब, इस अंश का मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब हिस्सा या भाग होता है। तो लिखेंगे कंधा और भाग या कंधा और हिस्सा। ठीक है, पेपर में दोनों दिखने को ऑप्शन मिलेगा, तो आप सही लगाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, तरड़ी और तरड़ी, दोनों का उच्चारण तो एक ही जैसा है, बोल रहे हैं तरड़ी तरड़ी, लेकिन दोनों का अर्थ मतलब अलग अलग है। तरड़ी का मतलब, इस तरड़ी का मतलब सूर्य होता है, और इस तरड़ी का मतलब नाव होता है, तो सूर्य और नाव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है, देखिए श्रवण श्रमण, श्रवण और श्रमण, इस श्रवण का मतलब सुनना, इस श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। सुनना और सन्यासी हो जाएगा इसका शब्द युग्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 शब्द युग्म बताए हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, या कहीं से एक और मतलब अलग से भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही बताया हूँ। हो सकता है कि इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ, यानी कि शब्द अर्थ, इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बताए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वायरल शब्दार्थ हैं, जैसे कि अंबर, अंबर का बार बार पूछता है पेपर में, हर एक पेपर में आता है, और 10-11 साल से लगातार इसको डालता है, पहले ही पाया जाता है। अंबर, अंबर मतलब आकाश कहिए, वस्त्र कहिए, या गगन भी कह सकते हैं, लेकिन एक शब्द का 2 अर्थ बताना है, याद रखिए, 3 नहीं लिखना है, 2 ही लिखना है। अब देखिए अली लिखा है ना, तो अली का पर्यायवाची कह सकते हैं सखी या भ्रमर भी कह सकते हैं। आगे देखिए द्विज लिखा है ना, तो द्विज का दांत होता है, पक्षी भी होता है। इसके बाद नग लिखे हैं ना, नग का पर्वत भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अच्छे से पढ़कर जाइए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पतंग लिखा है ना, तो पतंग का सूर्य हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। तो 5 वायरल यहाँ पे शब्द अर्थ बताए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, या अच्छे से अगर और भी याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस वीडियो में वायरल टॉपिक ही लेकर आए हैं, सीधे सीधे आपको खोजना भी नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लॉन्ग है, बट इसमें आपको बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे पहला दिया है इसमें, जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ही ना सके उसको अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय। इसके बाद दूसरा है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, जिसका ज्ञान थोड़ा कम हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा है ईश्वर, ईश्वर यानी वेदों, वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक। इसके बाद है चौथा नंबर, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जो व्यक्ति किसी भी चीज को जानने के लिए अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। इसके बाद 5 नंबर, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, यानी कि जो जिसे सत्य में दृढ़ विश्वास रहता है उसको सत्यनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठ। इसके बाद है 6 नंबर, अनुकरण करने वाला। अनुकरण का मतलब होता है देखा देखी करना या किसी का चीट करना, उसी को बोलते हैं अनुकरण करने योग्य, यानी उसको बोलते हैं अनुकरणीय। ठीक है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद है लास्ट टॉपिक हम लोग का, वाक्य संशोधन। इसमें 5 क्वेश्चन बताएंगे वाक्य संशोधन में, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इसी में से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, या अलग भी रहेगा, तो जो आपको आएगा वो कर लीजिएगा। देखिए पहला है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें गलती क्या है इस वाक्य में, आपको वही चूज करके सही बनाकर लिखना है कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका सही शब्द क्या होगा कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। कवित्री, कवि नहीं, ये कवित्री हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, रहा नहीं, रहे। समझ आ रहा है ना। इसके बाद तीसरा है, तुम तो कुर्सी में बैठे हैं। तुम तो कुर्सी में बैठे हैं ना, ये गलती है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? अहिल्या था। तो इसमें गलती क्या है? तो देखिए इसका सुधार करेंगे, तो गौतम की पत्नी अहिल्या थी, गौतम की पत्नी अहिल्या थी, ये संशोधन वाक्य है। इसके बाद लास्ट है, पुत्री पराया धन होता है। पुत्री पराया धन होता नहीं है, पुत्री पराया धन होती है। इसमें पुत्री पराया धन होती है, होता होती में अंतर है, बस शुद्ध अशुद्ध कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आएंगे तो आप एकदम अच्छे से करके आना।
और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं है, प्यारा सा लाइक, कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हिंदी में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा है और आपका तैयार नहीं है, उसी पर मैं वीडियो आज ही शाम को डालूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट रखिए, कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।